हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग ठीक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि हम लोगों को जो CSIR नेट का सिलेबस है वो प्लीज़ एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें आप क्या करना है। तो पहले आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट चूज़ करनी है, राइट। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट चूज़ करनी है और हमारी यूनिट्स कितनी है तो 13 में से आपको आपके अकॉर्डिंग यूनिट सेलेक्ट करनी है 9 to 10। देखिए, पूरी 13 यूनिट्स तो हम कवर नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। टाइम का ड्यूरेशन बहुत कम होता है, राइट। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बाकी यूनिट्स के भी देख सकते हैं। बट सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 9 to 10 यूनिट्स आपके अकॉर्डिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं तो आप प्लांट फिजियोलॉजी चूज़ कर लीजिए। एनिमल फिजियो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसे होल्ड कर दीजिए। अगर आप और ऐसे ही अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर प्लांट फिजियो इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसे होल्ड करिए एंड एनिमल फिजियो सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो आपको ऐसे करना है। तो सबसे पहले तो जो मेन स्ट्रेटजी है, आपको अपने कंफर्टेबल के जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 9 to 10 यूनिट सेलेक्ट करनी है, राइट। फिर आपको दूसरा क्या है कि आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि जिसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट हो। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जो जॉब भी कर रहे हैं, राइट, PhD कर रहे हैं या फिर अदर MSc प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो B.Ed भी कुछ लोग स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। तो जिसमें भी प्रोग्राम में आप हैं, अगर आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसमें आप वो टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करिए जिसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, राइट। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं कि आप डे में करें, नाइट में करें, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आपका मुझे नहीं पता आप कब मैक्सिमम गेन कर पा रहे हैं। अगर आपको नाइट में अच्छा समझ में आता है तो आप नाइट में पढ़िए, अगर आपको दिन में समझ में आता है तो आप दिन में पढ़िए, राइट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, मैक्सिमम जिससे आप गेन कर सकें, राइट। और ना तो ये डिपेंड करता है कि आप 8 to 10 आवर की स्टडी करें, राइट। मतलब ये है कि स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बट ये नहीं कि हम लेकर तो बैठे हैं, राइट, बट हमें समझ में कुछ आ नहीं रहा है तो सॉरी, तो आप उसके अकॉर्डिंग मतलब एडजस्ट करिए। डे में, नाइट में, जब आपको कंफर्टेबल लगता है तब आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट आपका 9 to 10 यूनिट्स अपने अकॉर्डिंग अभी हम देखेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बनाना है। प्लीज़ एक बार मेहनत कर लीजिए, रिज़ल्ट आपका 100%, मतलब अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो कोशिश यही है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो उसमें देखिए, ये यूनिट प्लीज़ स्किप मत करिएगा। ये इसलिए क्योंकि ये आपका बेस बनाती है, ये आपको नेक्स्ट यूनिट समझने में हेल्प करेगी। इसमें हमें पता है केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, राइट। तो ये क्या करेंगे आपको, जैसे नेक्स्ट यूनिट है, जैसे अगर हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे, प्रोटीन का कंपोजिशन पढ़ेंगे, बाकी ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसमें DNA का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए, इस यूनिट में आपको क्या करना है, आपको जो मेन सब्जेक्ट हैं, स्मॉल टॉपिक हैं बहुत छोटे, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड्स, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इजी हैं, है ना, और छोटे भी हैं, और ये आपका बेस बनाएंगे। और अगर आप एक बार समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे ये आपकी नेक्स्ट यूनिट को समझने में हेल्प करेंगे। और ये अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूँ तो इसके लिए आप पाथफाइंडर की बुक जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा बायोकेमिस्ट्री का पार्ट अच्छा दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप लेनिंजर अगर रेफ़र करना चाहें तो लेनिंजर से भी आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट आपको जैसे अगर हम ये हो गया स्ट्रक्चर के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारे पास जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड्स, राइट। दूसरा हमारे पास pH, बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, प्रोटीन में ही हम pH के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जैसे pK वैल्यू, pKr वैल्यू, है ना। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, और लास्ट टाइम भी अभी रिसेंट भी क्वेश्चन आया है pH के बेसिस पर, और पार्ट C में आया है pH के बेसिस पर अब प्रोटीन का सेपरेशन, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था।
ठीक। तो अब जैसे बायो एनर्जेटिक्स है, इसमें आपको जैसे ग्लाइकोलाइसिस हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं 10+2 से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट, कपल्ड रिएक्शंस, तो ये आप कर लीजिएगा। ग्लाइकोलाइसिस के जैसे स्टेप होते हैं, स्टेप देख लीजिए, उसमें आपको एंजाइम याद रखने होते हैं, कितना एटीपी का हमने यूज़ किए, कितना हमें गेन हुआ, राइट, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। बस आप एक बार रिवाइज करते रहिएगा, एक बार समझाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस आते ही हैं। देखिए सभी यूनिट जो हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं कि यूनिट फर्स्ट से नहीं आएगा, यूनिट थर्ड से ज़्यादा आएगा, 2 से कम आएगा, ऐसा नहीं है। अब की बार भी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है सभी यूनिट्स का इक्वल प्रोपोर्शन रहा है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक दो क्वेश्चंस मान सकते हैं बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी यूनिट्स जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप देखें तो BZ DNA का स्ट्रक्चर, RNA का स्ट्रक्चर, ये आपको DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, ये आप देख लीजिएगा। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक। और उसके बाद हमारे पास जो आता है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देख लीजिएगा, है ना, ये आपको हेल्प करेंगे ECM में भी, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट हो गई है। सेकंड यूनिट देखते हैं। सेकंड यूनिट है हमारी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शंस में हमारे पास लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर, उसमें जो लिपिड, देखिए अगर आप यूनिट फर्स्ट में लिपिड को कर लेते हैं तो आपको सेकेंड टॉपिक में जो ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, आपको उससे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोस्टली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, राइट। थर्ड ऑप्शन जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, जिसमें ऑपरेन, राइट, इंटरप्टर जीन्स, जीन फैमिलीज, लैकोपेरॉन भी हम पढ़ते हैं, लैकोपेरॉन भी बहुत इजी है। ग्लूकोज एंड लैक्टोज का हम लेक्चर जब आपको भेजेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कोई इसमें आपको अदर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी चेक पॉइंट्स पूछे जाते हैं, राइट। ग्राफ एक जो आपने देखा होगा, एक ग्राफ पूछा जाता है, M फेज़ S फेज़, राइट, कहाँ पर हो रही है, कहाँ उनका ड्यूरेशन है, कितना ड्यूरेशन है, कहाँ पर जाकर M फेज़ S फेज़ हमें मिल रहा है, ठीक। तो जब हम लेक्चर डिस्क्राइब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हुआ सेल साइकिल एंड सेल साइकिल का। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है, अगर आप देखना चाहें जैसे ग्रोथ, यील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये भी बुक में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी इजीली कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, राइट, आपका सेल वाल और प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, ये तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आप पहले से ही कवर करते आ रहे हैं, तो उसको आपको करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब थर्ड यूनिट देखते हैं। देखिए थर्ड यूनिट है हमारी फंडामेंटल प्रोसेस। हमारी थर्ड यूनिट में जैसे हम रेप्लिकेशन एंड, इसमें रिवीजन की बहुत मतलब आपको रिवीजन चाहिए होगा। देखिए मैं बताती हूँ, आप रिवीजन के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर आपने यूनिट सेलेक्ट की तो आपको थ्रू आउट तो यूनिट कवर करनी है, और बाद में ये नहीं कि एक यूनिट कवर की और उस पर नेक्स्ट पर मूव कर गए और पहली वाली हम भूलते जा रहे हैं, आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के लिए आप कभी भी या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में को 1 आवर, मिनिमम 1 आवर तो आपको रखना ही है, राइट। या तो आप जैसे अगर सो रहे हैं तो स्लीपिंग से पहले थोड़ा आपको 1 आवर इस अपना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यूनिट थर्ड में आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की असेंबली, DNA पॉलीमरेज, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, राइट, इसमें आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आगे कुछ यूनिट्स हैं उसमें भी, तो आप प्लीज़ रिवाइज करिए, एक मिनिमम 1 आवर का टाइम निकालिए, ठीक। इसमें आपको RNA सिंथेसिस, प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, राइट, जीन एक्सप्रेशन, ये तो आपको पूरी यूनिट कंप्लीट करनी ही है। यूनिट 4 पर आते हैं। यूनिट 4 जो है वो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं तो आपने होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, राइट। अगर आप इसे कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये कवर कर लीजिएगा, पहले बाद में कवर करिएगा, राइट। पहले आप सेल सिग्नलिंग वाला जो पॉइंट है वो कवर कर लीजिए। सेल सिग्नलिंग में हमारे पास अल्बर्ट ब्रूस से आप से कर सकते हैं एक, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिए सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग, है ना, सेल साइकिल भी उसमें अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद आप ECM भी दिया हुआ है, वहीं पर ECM को पढ़ लीजिए। ECM भी एक स्मॉल टॉपिक है, बहुत
एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा, राइट। और कितना इजी कि आपने टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, अडेरेंस जंक्शंस जो होते हैं उस पर पूछा जाएगा, या फिर ईसीएम, बेसलैमिना, इन सब की प्रोटीन्स के बारे में पूछा जाएगा। तो आपको इजीली मैच करने का आता है। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बस थ्योरेटिकल है, आपको याद रखना होगा, है ना। देखिए सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग, ईसीएम, राइट, कैंसर बायो, ये टॉपिक में आपको रिवीजन चाहिए होगा, तो आप रिवाइज भी करते रहिएगा और आप इजीली उसे कवर भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कैंसर बायो है उसमें ओंकोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, राइट, है ना। ये इन जीन्स पे भी अभी रिसेंट भी क्वेश्चन आया है रेटिनाब्लास्टोमा पर, राइट। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ये आप याद रखिएगा और कवर कर लीजिएगा अल्बर्ट ब्रूच से। अब अगर बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। तो इम्यूनोलॉजी में अगर आप, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि इम्यूनोलॉजी हमें ठीक से समझ नहीं आती है, बट अगर आप एक बार रिवाइज करेंगे, जैसे क्यूबे इसके लिए रेफ़र की जाती है इम्यूनोलॉजी के लिए, तो आप कवर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, राइट। उसमें आप बीटी सेल्स, जो इम्यून सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, है ना, उनके मार्कर्स, सेल्स के मार्कर्स, राइट। उसमें जैसे ग्राफ रिजेक्शंस रिस्पॉन्स पे क्वेश्चंस आता है, रेस्ट्रिक्शन, एमएससी रेस्ट्रिक्शन पर पूछा जाता है, जैसे प्रोसेसिंग होती है एंजाइम की, एंडो प्रोसेसिंग पर क्वेश्चन इस बार आया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और आप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये बी सेक्शन में हेल्प करेगा। देखिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ, 9 to 10 मिनट्स अगर आप थ्रू आउट रिवाइज करेंगे ना, आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप बी सेक्शन एंड सी तो इजीली कर पाएंगे। आपको ये थ्रू आउट रिवाइज करने से आपको बी सेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही यूनिट 5 है, यूनिट 5 में आपको भी थ्योरेटिकली पढ़ना है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इजी यूनिट है, राइट। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारे पास प्लांट फिजियो है। प्लांट फिजियो में भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम CO2, C3, C4 कैंप पाथवे पढ़ते हैं, राइट। जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे होंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से ईजी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, राइट। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो बाद में स्ट्रेस फिजियोलॉजी और प्लांट हार्मोन देख लीजिएगा, अदरवाइज आप जो पहले आप हाईलाइट किए हैं वो टॉपिक आप कवर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 8, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में जैसे कहते हैं कि हमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ अगर आप थोड़ी मेहनत करके इनहेरिटेंस बायोलॉजी कवर कर लेंगे, यानी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो आपको ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे हमें बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। इसमें अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाएंगे ना कैलकुलेशन बेस्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, बस इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें आपको क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो यूनिट 8 में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। मेंडेलियन जेनेटिक्स, जैसे सिमंस की जेनेटिक्स भी रेफ़र की जाती है, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा म्यूटेशन, राइट। म्यूटेशन में हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, कंडीशनल म्यूटेशन, ये आता है। तो म्यूटेशन वाला टॉपिक भी आप कवर कर लीजिएगा। 9 यूनिट आती है हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें हमारे पास कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़, हियरार्किकल टैक्सा, राइट, ये आता है। तो अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अगर बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, अदरवाइज इसे स्किप करिएगा। और इकोलॉजिकल नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि इकोलॉजी वाली यूनिट, थ्योरेटिकल बेस्ड यूनिट है, इजी, बहुत इजी यूनिट है, राइट। आपको बस एक बार समझना है जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमारे पास आर एंड के सिलेक्शन, स्पीसीज इंट्रैक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और इजीली आप सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए यूनिट 9 एंड 10 के लिए पाथफाइंडर की बुक बेस्ट है, अगर आप करना चाहें तो उसमें अच्छा दिया हुआ है, मतलब ये है कि उसे करने के बाद आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, राइट। अदरवाइज़ अगर आप कोई और स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट ये है कि उसमें से आपको सफिशेंट है, उतने से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यूनिट 11 जो आती है हमारे पास इवोल्यूशन एंड बिहेवियर वाली है।
इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में भी अगर आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार कवर कर लीजिएगा, जैसे लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, दैट ये थ्योरीज़ हैं कुछ, जैसे हार्डी वेनबर्ग जो है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप कवर कर लीजिएगा। यूनिट 12 हमारे पास अप्लाइड बायोलॉजी की आती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और या फिर आपने कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, राइट, तो आप वो यूनिट कवर कर सकते हैं। मेथड्स इन बायोलॉजी 13 यूनिट है हमारी लास्ट यूनिट। इसमें हमारे पास टेक्निक्स आती हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो आपको करनी होती हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो साइटोमेट्री, राइट, एलाइजा है ना, रेडियो लेवल टेक्निक होती हैं। तो ये कुछ यूनिट टेक्निक्स हैं जो आप, जैसे टेक्निक्स की जो बुक होती है आप उसमें टेक्निक्स को अच्छे से कवर करने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट, बस कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टेक्निक्स हैं उन्हें कवर कर लीजिएगा। तो आप कंक्लूज़न क्या हुआ, कंक्लूज़न में सबसे पहले आपको यूनिट डिसाइड करनी है, उसके बाद आपको जो हमने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट, उसके बाद आपको यूनिट थ्रू आउट कवर करनी है, ऑल यूनिट्स, राइट, थ्रू आउट यूनिट कवर करनी है, राइट। तो और आपको टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और ये तैयारी आप कैसे करेंगे, यानी कि जैसे हम हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड करेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप देखिएगा, या और जो हमने आपको बुक बताई वो रेफ़र करिएगा, प्लस आपके पास अदर सोर्सेज हैं, नोट्स हैं, तो आप उनसे कवर कर लीजिएगा। और 9 यूनिट एंड यूनिट 9 एंड 10 आप एनसीईआरटी की बुक से भी कवर कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा दिया हुआ है। या फिर नीट की जो क्विज़ आती रहती हैं एंड कुछ चैनल्स भी हैं नीट के, तो आप वहाँ से भी ये वाली यूनिट को आप कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। तो बेसिक्स अगर आपको नॉलेज चाहिए तो बेसिक्स वहाँ से आपको हो जाएगा। ठीक, की हमने आपको बार बार बताई है, रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की, रिवाइज आपको करना है, वरना लास्ट में तो एकदम होच पोच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, और एग्ज़ाम में उतना एक्स्ट्रा प्रेशर होगा आपके ऊपर कि उस प्रेशर में आपको कहीं भी आपसे गलती हो सकती है, राइट। तो प्लीज़ पहले रिवाइज़ करिए एंड ख्याल रखिए। थैंक यू।